हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। ठीक है, तो अगर आप पहली बार वीडियो विज़िट कर रहे हो तो मैंने कंप्यूटर का पूरा सिलेबस करवा दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025 के नाम से। ठीक है, बाकी पार्ट 1 मैंने वो करवा दिया है, उसका ये पार्ट 2 है पॉलिटिकल साइंस का। तो वो अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक चीज़ और कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 29 को है और आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं अपने चैनल पर पोल करवा रही हूँ, क्विज़ ले रही हूँ। ठीक है, क्विज़ दे रही हूँ, तो आप लोग वो सॉल्व ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, आपके जो भी एंट्रेंस के रिगार्डिंग जितना आपको मैंने सिलेबस करवा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने कितना पढ़ लिया है कितना नहीं, वो आपको उस क्विज़ पे क्विज़ करोगे तो आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और मुझे भी पता लग जाएगा कि हाँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ तो आप लोग पढ़ भी रहे हो और आपको फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, आपको वो चीज़ याद भी है, तो ज़रूर क्विज़ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, पोस्ट में जाके, जैसे आप चैनल विजिट करेंगे तो वहाँ पर पोस्ट होगा, पोस्ट में जाके आपको क्विज़ मिल जाएगी। बाकी आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने 4 टॉपिक करवा दिए थे पॉलिटिकल साइंस के, अब हम 5वां टॉपिक कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है संघवाद फेडरलिज्म। संघवाद में सत्ता की साझेदारी का मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिससे दोनों ही स्तर को सरकार अपने अपने क्षेत्र में काम कर सके। मतलब क्या है कि सरकार को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार क्या है पहले ये भी बता देती हूँ। स्थानीय सरकार लोकल सरकार को बोलते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, जिसे पंचायत बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पंचायत बोलते हैं। तो वो होती है क्या, स्थानीय सरकार। और इन सभी का क्या होता है, ये तीनों जो सरकार होती है इन तीनों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तीनों का अलग अलग काम होता है कि तीनों को अलग अलग काम दे रखा है कि हाँ, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है। जैसे कि अब अगर हम ये देखें, भारत सरकार का काम क्या होता है, पूरे भारत को देखना। ठीक है, पूरे भारत को देखना। ठीक है, पूरे भारत को देखना। वही राज्य सरकार का काम होता है एक राज्य को देखना, और स्थानीय सरकार का एक स्थान को देखना, मतलब एक शहर को या एक गांव को देखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंग देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों में डिवाइडेड होती है और तीनों के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि दिल्ली में कौन सी सरकार है प्रेजेंट में। ठीक है, दिल्ली में कौन सी सरकार है और कौन मुख्यमंत्री है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो जाएगा और पॉलिटिकल का भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पार्टी का नाम ज़रूर बताइए कौन सी पार्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है, भारत में केंद्र सरकार को कुछ विषयों पर कानून बनाने और नीति बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकार अपने राज्य के भीतर कुछ विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब क्या है कि भारत में केंद्र सरकार को कुछ विषयों पर, कुछ टॉपिक्स पे ये कानून बनाने का अधिकार है, और वहीं पर राज्य सरकार को भी कुछ ही, सिर्फ थोड़े, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी को देखेंगे कि वो कई सारी योजनाएं लागू करते हैं। ठीक है, वो उनका राइट है, उनका अधिकार है, मतलब उनको ये अधिकार दिया गया है कि आप कुछ भी नहीं, मतलब कुछ टॉपिक्स पे आप इन टॉपिक्स पे आप कर सकते हैं, लोगों ताकि विकास हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने निकाली हैं और राज्यों में भी कई सारी निकलती हैं। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये बताइएगा कि 2025 में इंडिया में 24 और 25, ठीक है, दोनों में 24 और 25 में, ठीक है, 25 में कौन कौन सी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने निकाली हैं और दिल्ली में कौन कौन सी अभी बनी है। ठीक है, 2025 में कौन कौन सी योजनाएं बनी हैं, तो आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी तो पता लगे कि आप लोग कितनी तैयारी अपने आप से कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने आप से भी करते रहिए तैयारी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी नोट्स दें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से नहीं डाल पाते हैं वीडियोस, थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन कोशिश करेंगे कि 29 से पहले आपके पास सारी वीडियोस पहुंच जाएं, ठीक है। बाकी आप लोग भी थोड़ी तैयारी करते रहिए, कहीं से भी सर्च करिए, बुक्स वगैरह आती हैं बहुत सारी, तो आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि 3 बार हो चुका है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जितनी कोशिश हमसे हो सके हम उतनी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी के फ़ायदे, एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग, राजनीतिक स्थिरता, ठीक है। राजनीतिक स्थिरता मतलब क्या होता है? स्थिरता का मतलब समझते हैं कि एक शांति का माहौल बना है, ठीक है, उसके लिए राजनीति होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सत्ता के बंटवारे से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष कम होता है और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है। जैसे आप लोग अब टीचर के लिए ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल लेके चलना। आप एक टीचर हो और आपकी क्लास है, आपको क्लास दी गई, आप ट्रेनिंग पे गए हो, आपको वहाँ पे क्लास दी गई है, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी क्लास को सजाना है। दिवाली का टाइम है और आपको सजाना है क्लास को। तो आप क्या करोगे, बच्चों को कहोगे कि सभी आप अपनी क्लास को सजाओ, ठीक है, सभी अपनी क्लास को सजाओ। आपने कुछ बच्चों को, सारे बच्चों को कह दिया क्लास सजाओ, और जो अच्छा सजाएगा उसको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? गिफ्ट, ओके। अब गिफ्ट दोगे आप। तो अब जब आप गए, बच्चों ने सजाई क्लास, काफ़ी अच्छी सज गई, लेकिन उसके बाद अब बच्चे क्या करेंगे, आपसे कहेंगे मैम हमने क्लास सजाई है। आप देखोगे हाँ भाई बहुत अच्छी क्लास सजाई है बच्चों ने। तो लेकिन उसके बाद क्या करोगे, अब आप बच्चों को, किस बच्चे को गिफ्ट दोगे ये आपको नहीं पता, ठीक है ना। आप किसको गिफ्ट दोगे ये तो नहीं पता आपको, क्योंकि आपने सबको कह दिया था। लेकिन अगर वही, तो इसमें क्या होगा, बच्चों में आपस में लड़ाई होने लगेगी, ठीक है, कि नहीं हमने अच्छा किया, हमने अच्छा किया। तो आप वही क्या करोगे, जाने से मतलब बच्चों को जब आप बोलोगे कि गिफ्ट दोगे, तो उसमें आप क्या करोगे, आप ग्रुप्स में बांटोगे, ठीक है। आप 4 या 5 ग्रुप बनाओगे क्लास में। जैसे अगर हम देखेंगे तो क्लास की क्या होता है, 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है ना। एक वॉल ये, एक ये होती है, एक ये, 4 वॉल हो गई, 4 दीवारें हो गई। तो आपने क्या कह दिया, एक ग्रुप को कह दिया ये दीवार सजाओ, एक ग्रुप को कह दिया ये दीवार सजाओ, और एक को कह दिया ये, और एक को कह दिया ये, ठीक है। तो अब चारों को, मतलब चारों को पता है कि हाँ हमें ये काम मिला है, हम अपने अपने करेंगे। तो चारों क्या करेंगे, अपनी अपनी दीवार को सजाएंगे, बहुत अच्छे से सजाएंगे, ठीक है। अब आप जब आओगे क्लास में तो आप कहोगे, बच्चों को देखोगे तो आप क्या कहोगे, बच्चों क्या करेंगे, मैम हमने सजा दिया, आप बताइए आप किसको गिफ्ट दोगे। तो आप क्या होगा, आप ग्रुप, किसी भी ग्रुप को आप अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ किस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा अच्छा सजाया है, तो आप उसको ही गिफ्ट दोगे, ठीक है। तो ये चुनाव करने में क्या होता है, आसानी होती है और सरलता रहती है, किसी में लड़ाई दंगा नहीं होता। उसी तरह राजनीति में है, राजनीति में जब समूह बन जाते हैं तो लड़ाई नहीं होती है, थोड़ा संघर्ष कम होता है। लोग क्योंकि अपने अपने विषय पे काम करते हैं, अपनी अपनी उससे काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लोकतांत्रिक भागीदारी, सत्ता के बंटवारे से विभिन्न सामाजिक समूहों को शासन में भागीदारी करने का अवसर मिलता है। मतलब क्या होता है, जब सत्ता आती है, लोकतांत्रिक आते हैं, तो उसमें क्या होता है, सभी को अपने अपने पहले तो समूह बनाने का एक मौका मिलता है और अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिलता है। आप देखते होंगे कि जब चुनाव आते हैं तो क्या करती है, सभी सरकारें अलग अलग काम करना शुरू कर देती हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई नदियों की सफाई करवाता है, कोई शहरों की सफाई करवाता है। तो ये क्या होता है, जब चुनाव आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो वो करते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के टाइम पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार प्रभावी शासन, विभिन्न स्तरों पर सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं। मतलब जब क्या होता है, जब आपने देखा हो कोई सरकार जीत जाती है तो वो क्या करती है, नया नया जब उसका होता है तो वो क्या करती है, काम करती है, बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपने कुछ सरकारें ऐसी होती है जिनको बहुत टाइम से मौका नहीं मिलता, लेकिन जब वो सरकार बनती है, बहुत टाइम देखो कई सारे दल होते हैं जो चुनाव नहीं जीत पाते काफ़ी टाइम तक, लेकिन उनका काम करने का बहुत मन होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं, बाई चांस कभी जीत गए, ठीक है, एक बार जीत गए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सारे वो काम करते हैं कि हाँ मैं अब इस सत्ता से हटूँ ही ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अपने अपने क्षेत्र में अपना अधिक अच्छा काम करने का मौका मिल जाता है बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश की सत्ता जनता के हाथों में होती है।
जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव काम के माध्यम से चुनती है, चुनाव के माध्यम से चुनती है और प्रतिनिधि देश का संचालन करता है। मतलब देखिए क्या होता है, जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या करता है, मनुष्य जो हमारे नागरिक होते हैं, ठीक है, पूरे देश के नागरिक होते हैं, वो अपनी मर्जी का प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को चुना है, तो उनका चुनने के बाद हमने कि हमारी इच्छा रही कि हाँ वो हमारे देश में अच्छे से अच्छा काम करेंगे, तो हम लोगों ने उन्हें चुना। जब चुना तो वो अब काम कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या होता है, लोकतंत्र है। हम अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, प्रेजेंट में इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपको जवाब देना है इनका, ठीक है। देखिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, इससे अच्छा और क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता, डाइवर्सिटी, ठीक है। विविधता का अर्थ है विभिन्न या भिन्न। जब लोग अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, लिंग, क्षेत्र या जीवन शैली से होते हैं तो समाज में विविधता होती है। जब विविधता का मतलब ही क्या है, सीधा यही मतलब है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, जाति के, संस्कृति के लोग रहते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। अब आपके पास एक क्लासरूम है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझो, एक क्लासरूम है। अब आप टीचर हो, ठीक है, आप टीचर हो, उसमें कम से कम आपके 50 बच्चे बैठे हैं, मान लो 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बच्चे बैठे हुए हैं। अब 30 बच्चे, ये तो हो नहीं सकता कि 30 के 30 हिंदू हैं या 30 के 30 मुस्लिम हैं, ऐसा तो नहीं है। सब अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के हैं, ठीक है। तो ये है विविधता। अब आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र के प्रकार। प्रतिनिधि लोकतंत्र, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और सरकार चलाती है। देखिए ये इंडिया में है, ठीक है। पहले तो ये देख लीजिए कि लोकतंत्र के प्रकार कौन से, 2 हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो पहले तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो इंडिया में अपनाया जाता है कि प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर उसके बाद सरकार चलती है, ठीक है। मतलब पहले वोट देते हैं, फिर उसके बाद सरकार चलती है। अब यहाँ देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता खुद कानून बनाती है और खुद निर्णय लेती है। ये इंडिया में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे पढ़ते हैं। विविधता के प्रकार। धार्मिक विविधता। देखिए सीधा हिसाब है, सीधी सी बात है इसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब धर्म का मतलब सारे धर्म रहते हैं, ठीक है। जाति की विविधता, अलग अलग जाति के, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। भाषाई, तमिल है, हिंदू है, बंगाली है, मराठी है, सब अलग अलग, मतलब आप देखते होंगे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए सांस्कृतिक विविधता। रीति रिवाज सबके अलग होते हैं, त्यौहार अलग अलग मनाए जाते हैं, कोई लोहड़ी मनाता है, कोई होली मनाता है, कोई कुछ मनाता है, ठीक है। ये क्या, सबके अलग अलग त्यौहार हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए। भौगोलिक विविधता। देखिए टॉपिक्स को, अब आप ये कहो कि मैं फास्ट कर रही हूँ, देखो फास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बोलिएगा, लेकिन फास्ट ये है कि ये चीज़ आपको पता है, बेसिक सी चीज़ें, लेकिन बस ये कहते हैं ना रिकैप करना है, दोबारा से याद करना है बस। ये आपने 10th तक पढ़ी है, ठीक है। ये 10th का ही सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस है 10th का। आप देख सकते हैं 10th की बुक खोल के, उसमें पूरा सिलेबस है, ये पूरा एक बस ये चैप्टर्स वाइज अलग है, लेकिन है पूरा वही, ठीक है। तो आगे चलते हैं। भौगोलिक विविधता। अलग अलग जलवायु होती है, क्षेत्रीय जीवन शैली होती है, पहाड़ी, मरुस्थल। मतलब देखिए अब आप, कोई बच्चा पहाड़ी इलाके का है, ठीक है, कोई बच्चा, किसी का गांव पहाड़ में, वो जैसे उत्तराखंड में है, किसी का श्रीनगर में है, किसी का राजस्थान में है। तो ये क्या है, सभी जगहों के अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए हैं और वहाँ पे क्या है, अलग अलग वातावरण को जानते हैं। अब वो आप क्लास में बैठे हो किसी, ठीक है, आप एक क्लास में बैठे हो, अब आप टीचर हो, तो आप क्या करोगे, बच्चों से सबसे पूछोगे, अच्छा बेटा आपका गाँव कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, आपका गांव कहाँ है। तो सब क्या है, अलग अलग बताएंगे कि मैम हम यूपी के हैं, हम एमपी के हैं, हम उत्तराखंड के, हम राजस्थान के हैं, सब बताएंगे अलग अलग, ठीक है। तो यही चीज़ है। अच्छा एक और कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ज़रूर बताइए, हमें भी तो पता लगे, ठीक है। चलिए, और दिल्ली में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के सामने विविधता की चुनौती। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, हर एंट्रेंस में आता है, ठीक है। बहुसंख्यकवाद। जब एक बहुसंख्यक समूह अपने विचारों और संस्कृति
को सभी पर थोपने की कोशिश करता है। मतलब एक ही समाज है, कोई एक समाज है और वो क्या चाहता है कि हम इस धर्म के हैं तो सभी इसी धर्म के बन जाएं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल पता हो इसके थ्रू तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। आगे, सामाजिक भेदभाव और असमानता। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को ठोस पहुंचती है। मतलब क्या होता है, जब लोकतंत्र में ना, समाज में आप देखते होंगे हमारा इंडिया क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ पर जाति धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, असमानताएं पाई जाती हैं। आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो बहुत जगह ऐसा होगा कि वहाँ आप किसी का पानी तक नहीं छू सकते, किसी के घर में घुस नहीं सकते अगर आप नीची जाति के हैं, तो इस तरह से व्यवहार किया जाता है, ठीक है। वैसे शहरों में नहीं होता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहचान की राजनीति। राजनीतिक दल जाति, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगते हैं, जिससे समाज में विभाजन और तनाव बढ़ता है। ये आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार जाति धर्म के नाम पर ही वोट मांगने लगते हैं, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं मांगना चाहिए, लेकिन ये मांगते हैं लोग, जिससे तनाव भी उत्पन्न होता है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आपने देखा होगा कई बार चुनाव जब आने वाले होते हैं तो कई जगह पे दंगे फसाद होने लगते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा होने लगता है, ठीक है। तो धर्म के नाम पे बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं। सांप्रदायिकता और हिंसा। विविधता के बीच जब सहनशीलता की कमी होती है तो सांप्रदायिक दंगे और हिंसा और घृणा फैल सकती है। मतलब क्या होता है, जब भी चुनाव आते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं भी चुनाव हो, चाहे आपका टोटल इंडिया का चुनाव हो या फिर किसी स्टेट का हो, तो आप देखते होंगे वहाँ पे हिंसा ज़रूर आती है। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे, कहीं किसी चीज़ के नाम पे हमेशा दंगे फसाद आते ही आता है, ठीक है। ये चीज़ गलत है, लेकिन होता है। कभी भी आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये क्या होता है, लोग आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है। चुनाव किसी और का है और लड़ने खुद लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। अर्थ है, राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहता है और अपने सिद्धांतों के अनुसार देश को संचालित करना चाहता है। देखिए, राजनीतिक दल एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पार्टी है, ठीक है। अभी रिसेंट में दिल्ली में चुनाव हुए हैं, ठीक है। जो दिल्ली में चुनाव हुए उसमें सभी पार्टियां अलग अलग थी, ठीक है। अलग अलग पार्टियों का क्या था कि हम जीत जाए तो हम दिल्ली में सरकार चलाएंगे, हम अपने मतलब से काम करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, दिल्ली को ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, दल होते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं, ठीक है, और अपने अपने अनुसार काम करना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हाँ, मुख्य कार्य क्या होता है वैसे दलों का, जो रियलिटी में होना चाहिए उनका, लेकिन करते नहीं आजकल तो बहुत से ज़्यादा। नीतियाँ बनाना और जनता की समस्याओं को उठाना। मतलब नीति बनाना, पहले तो नीति बनाना कि हाँ ये काम रह रहे हैं, फिर उसके बाद जनता की समस्याओं को उठाना कि जनता की क्या क्या समस्याएं हैं। तीसरा पॉइंट होता है सरकार का गठन या विरोध करना। मतलब देखिए, अगर कोई पार्टी बनी हुई है, ठीक है, कोई भी पार्टी है, उसके विपक्ष में, जैसे कोई पार्टी जीत गई और वो वहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए हैं, तो जो दूसरी विपक्ष पार्टी होगी वो क्या करेगी, उसका विरोध करेगी, उसकी गलतियों को निकालेगी। ये इनका काम है, ठीक है। ये लड़ाई नहीं है, उनके काम है, ये उनका काम है कि हाँ भाई दूसरे की कमी निकालो। आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल। अच्छा हाँ, भारत के जो प्रमुख दल हैं वो बता देती हूँ। पहले राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, तो दो में बटे हुए हैं, पहले राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, ये याद रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रीय दल कौन से? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आप भी जानते होंगे इन्हें, कांग्रेस, आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई आदि, ठीक है। ये क्या है? ये राष्ट्रीय दल है। अब आगे पढ़ते हैं। क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। ये क्या है? ये क्षेत्रीय दल पार्टी है। आगे चलते हैं। देखिए, ये पार्टियाँ याद रखिएगा, ये आपसे पूछी जाएंगी ऑप्शनल में, ठीक है। चुनाव, इलेक्शन। अब इलेक्शन क्या होता है? अर्थ, चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। मतलब चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप मतलब भाग लेते हैं और अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और, आप में से कितनों ने इस साल वोट दिया है? ठीक है, दिल्ली के हैं आप लोग, तो दिल्ली में जो चुनाव हुए थे उसमें आप लोगों ने कितनों ने 18+ आप हो चुके होंगे, मोस्टली स्टूडेंट हो ही गए होंगे, तो जितनों ने वोट दिया है तो वो अपना अपना बताइए कि हाँ, और किस पार्टी को दिया ये भी बताइएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में चुनाव के प्रकार कौन कौन से हैं? लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम और पंचायती चुनाव। मैंने आपको ऊपर भी बताया था पहले कि नगर निगम मतलब पंचायत का भी चुनाव होता है, ठीक है। तो ये 3 हैं चुनाव आपके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चुनाव की प्रक्रिया क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, प्रक्रिया हर एक काम की होती है। अब आप जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। पहले आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, फिर उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, फिर आपकी रैंक लिस्ट आएगी, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका जब आपके मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा तो आप एडमिशन के लिए जाओगे, फिर वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। तो ये क्या, एक चुनाव, वो एक आपकी एडमिशन की प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है। वैसे ही चुनाव की प्रक्रिया है ये, कि सबसे पहले निर्वाचन की घोषणा होती है, फिर उम्मीदवार का नामांकन होता है, फिर प्रचार होता है, फिर मतदान होता है, फिर मतगणना होती है, फिर परिणाम होता है। ये क्या है, इसकी प्रक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। अर्थ है, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो देश को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराती है। देखिए, निर्वाचन आयोग का ही काम है चुनाव को करवाना, ठीक है। चुनाव को निर्वाचन आयोग ही करवाती है और यही डेट देती है कि इस तारीख को ये चुनाव होगा, ठीक है, इस क्षेत्र में ये चुनाव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को गठित हुआ था। इस दिन को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो आप डेट याद रखिएगा कि कब हुआ था। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके कार्य क्या क्या हैं ये पढ़ेंगे। मुख्य कार्य हैं चुनाव की तारीख की घोषणा करना, आचार संहिता लागू करना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट का प्रबंधन करना, ठीक है। ये क्या है, इसकी मुख्य कार्य हैं। आगे, संविधान में स्थान, इसका संविधान में कहाँ स्थान है? अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है, इसका स्थान है। आगे चलते हैं। लिंग, जेंडर। अर्थ है, लिंग का अर्थ केवल जैविक विभिन्नता मतलब पुरुष और महिलाओं से नहीं है, बल्कि समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और अधिकारों से है। मतलब क्या है कि जो समाज में हम सोचते हैं कि हाँ, जेंडर का मतलब से लिंग मतलब महिला और पुरुष है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में क्या है, उनके अधिकारों से है कि महिलाओं को ये अधिकार दिए गए हैं, पुरुषों को ये अधिकार दिए गए हैं। किसी का ये नहीं है कि आप ये महिलाएं हैं तो इस तरह से करना चाहिए इनका व्यवहार, या पुरुष है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सबको एक समान माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु, जैविक लिंग का मतलब है पुरुष और महिला की शारीरिक पहचान। जैविक लिंग का है कि ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है, बस सिर्फ ये है, जैविक लिंग का यही है काम। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक लिंग से क्या है, समाज द्वारा निर्मित भूमिका, जैसी महिलाओं को घर का काम करना चाहिए और पुरुषों को कमाई का जरिया माना गया है। ये समाज ने बना दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले होता था कि महिलाओं को सिर्फ घर का काम करना चाहिए, उन्हें कोई रोज़गार नहीं देना है, कुछ नहीं, वो घर में रहेंगे और घर का काम करेंगे, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। और पुरुषों को कि पुरुष ही कमाने जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले जो था वो चेंज हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को समान अधिकार देना, शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि पहले महिलाओं को घर के काम ही करने के लिए रखा जाता था, बस इनसे ये कहा था कि आप यही काम करोगे, उससे आगे कुछ नहीं करोगे, आपको घर के काम के अलावा कोई टेंशन नहीं लेनी, बस घर के काम करो, ठीक है। लेकिन महिला सशक्तिकरण को लाया गया है, जिसमें शिक्षा का महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया गया है, रोज़गार देने का काम किया गया है, और महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का भी सुनिश्चित किया गया, ठीक है। अब पहले की बात कहें तो पहले तो महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन अब वोट देने का भी अधिकार है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपाय, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% मतलब 33% आरक्षण देने की मांग की गई, मतलब 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है, कि महिला भी पंचायत में भाग ले सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धर्म, रिलीजन क्या है? अर्थ है
धर्म का तात्पर्य उन विश्वासों, परंपराओं और आस्थाओं से है जो व्यक्ति के जीवन को दिशा देते हैं। मतलब कि धर्म क्या है कि सभी आप भी सभी अलग अलग धर्म के होंगे, तो आपको भी भगवान, मतलब आपको भी किसी भगवान में विश्वास है, किसी को किसी में विश्वास है, तो क्या है, ये आस्थाएं हैं आपकी, और आपको ये जीवन की दिशा देते हैं। ठीक है, मतलब आप भगवान कहते हैं ना कि हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान जी हमारा एडमिशन हो जाए डीएलएड में। ठीक है, आपने भी मांगा होगा, ऑफ कोर्स मांगा होगा कि भगवान जी हमारी डीएलएड में एडमिशन हो जाए, हम ये करेंगे। तो ये क्या है, भगवान सभी का धर्म है, सब अपने अपने भगवानों से कहते हैं कि हमारा ऐसा हो जाए। ठीक है, ये आपका, लेकिन ये आपका क्या है, राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में धार्मिक विविधता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि, ये क्या है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था विविधता कि भारत में पाई जाती है विविधता। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इसका मतलब है कि किसी राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सभी धर्म को सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करता है। मतलब एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, कि सभी धर्म एक समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मैंने आपको पार्ट 1 में पॉलिटिकल साइंस के, इसमें पार्ट 1 में मौलिक अधिकार करवाए हैं, उसमें सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, जिसने नहीं देखा वो वीडियो वो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जाति, अर्थ है, जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जो जन्म पर आधारित होती है और ऊंच नीच को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब देखिए, जब हमारा जन्म होता है तभी हमारा जाति, धर्म और लिंग निर्धारित हो जाता है। ठीक है, हमारी जाति निर्धारित हो जाती है कि हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस क्षेत्र के हैं। ठीक है, और उसी दिन से ऊंच नीच का बढ़ावा, उस ऊंच नीच की बात बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था के दुष्परिणाम, भेदभाव, छुआछूत, अवसरों की असमानता। आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है ये, कि लोगों की आज भी दिन भेदभाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि तुम ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, तो मतलब एक दूसरे को छूते भी नहीं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। पहले भी होता था, लेकिन पहले से कम हो गया, लेकिन फिर भी अभी बहुत जगह पाया जाता है। ठीक है, कोई अवसर होगा, त्योहार मनाया जाता है, तो इकट्ठे नहीं मनाए जाते, वो लोग एक साथ नहीं मनाते, वो अलग अलग मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक कदम, सकारात्मक कदम क्या है, आरक्षण व्यवस्था, SC ST OBC के लिए शिक्षा, नौकरी में आरक्षण। क्या बताया गया कि आरक्षण दिया गया, गवर्नमेंट ने किया है कि SC ST को और OBC के लिए आरक्षण रखा गया। आपने देखा होगा कई जगह एडमिशन लेने जाते हो, आप लोग किसी वैकेंसी में जाते हो, तो आपको SC ST को 10% का और OBC को 5% का, ठीक है, 5% का आरक्षण मिल जाता है। कई जगह 5 का होता है, कई जगह 10 का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जाति भेदभाव के विरुद्ध कानून, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार का निवारण अधिनियम। ये अधिनियम बनाया गया कि ताकि लोगों के साथ अत्याचार ना हो। आगे बढ़ते हैं। स्टेट एंड कैपिटल्स, ये भी आपका टॉपिक है, ये भी आपको याद करना है। देखिए, ये देखिए आप, राज्य और राजधानियाँ, आंध्र प्रदेश की क्या है, अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। देखिए आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरी याद करनी है आपको, सबके नाम फिर कि कौन सी किसकी राजधानी है, ये आपको याद करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें बाद में याद कर लीजिएगा चाहें। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, आगे ये है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी कितनी है, चलिए काउंट करते हैं पहले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, आगे सेवन्थ, एट्थ, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब उनको पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली, आगे अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ठीक है, ये क्या है, आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका सिलेबस ख़त्म होता है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, हाँ, और मैं कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आई हो वीडियो तो। और एक चीज़ और, मैं पोल करवा रही हूँ, ठीक है, तो आप पोल भी कीजिए ताकि आपका भी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी आपकी, और मुझे भी पता लगेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को याद भी हो रहा है, ठीक है। देखिए, एक बार ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, ठीक है, दोबारा नहीं 3 बार देखिए, इससे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। बाकी और जिसने कंप्यूटर का सिलेबस नहीं देखा है, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस मैं करवा चुकी हूँ चैनल पे, वो आप विज़िट कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, वो भी बना दिया है मैंने। और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो डीएलएड या एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको भी सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सारा सिलेबस के साथ, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।